अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ब्रेन साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स होते हैं। बेसिकली 5 मेथड कंसीडर किए जाते हैं, जिसमें हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन है, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, फील्ड स्टडी है और कोरिलेशनल मेथड है। तो सबसे पहले तो हम इंट्रोस्पेक्शन को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर आपको सर्च के बगैर मिल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ऑब्जर्वेशनल मेथड होता क्या है? ऑब्जर्वेशन से मुराद किसी चीज़ को गौर से देखना या उसकी जांच पड़ताल करना है। अब साइकोलॉजी में स्टडी के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम जो कंपोनेंट्स हैं, तमाम जो मेथड्स हैं, उनकी जो बुनियाद है वो ऑब्जर्वेशन पर है। इसीलिए ऑब्जर्वेशनल मेथड की इम्पोर्टेंस अपनी जगह बहुत अहमियत की हामिल है। बेसिकली ऑब्जर्वेशनल मेथड के ज़रिए तमाम कंपोनेंट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है और इस वजह से ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशनल मेथड में आ रहा है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन में बेसिकली अब क्या होता है? Introspection refers to the study of mental actions. Each individual can better understand his own mental actions and describe them clearly. यानी कि इंट्रोस्पेक्शन से मुराद इंडिविजुअल का अपने मेंटल प्रोसीजर्स का खुद स्टडी करना है। हर इंडिविजुअल अपने मेंटल प्रोसीजर्स जो उसके ज़हनी अमाल हैं उनको बेहतर तौर पर खुद जान सकता है। अब आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या ऐसा नहीं है कि आप अपने माइंड को खुद बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि आपका माइंड कब एक्शन करता है, कब रिएक्शन देता है और उसे वाज़ेह तौर पर बयान कब करता है। क्यों? क्योंकि जो ज़हनी कैफियत होती है, मेंटल एबिलिटी होती है, इंडिविजुअल की अपनी पर्सनल जो कंडीशन होती है उस पर डिपेंड कर रही होती है। जिस तक दूसरों की जो रसाई होती है, पहुंच होती है, वो पॉसिबल नहीं होती। इवन कि वो कंडीशन जो जहन में 24 घंटे जारी सारी रहती हों, उनके बारे में जानना बेसिकली क्या कहलाता है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहलाता है। अब इंडिविजुअल अपने ऊपर अप्लाई होने वाली बहुत सारी चीज़ें लाइक भूख हो गई, प्यास हो गई, पेन है, फैटीग है, उसकी फीलिंग्स का खुद ही बेहतर तौर पर एनालिसिस कर सकता है और स्टडी कर सकता है। अब सर दर्द का जो मरीज़ है वो खुद अवेयर होता है कि उसे सर के किस हिस्से में दर्द है, उसे माइग्रेन है, उसके लेफ़्ट साइड पे पेन है, राइट साइड पे, या सारे सर में पेन है। तो जो दर्द की नौयत होती है वो एक टेम्परेरी अमल होता है, या उसमें आप कह लें कि उसके अंदर शदीद उतार चढ़ाव आ रहा है, कभी पेन आ रही है, कभी जा रही है। तो क्या है कि किसी इंडिविजुअल की ज़ाती कैफियत, उसकी पर्सनल कंडीशन के बारे में उस इंडिविजुअल से बेहतर और स्टैंडर्डाइज्ड और फौरी तौर पर इंफॉर्मेशन हम किसी और ज़रिए से हासिल नहीं कर सकते। इस सारी कैफियत का जो स्टडी किया जाता है, हम इसके लिए जो तरीका यूज़ कर रहे होते हैं वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है। इसको अब सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? सेंट ऑगस्टाइन ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। बेसिकली ये पीपीएससी के, एनटीएस के, सीएसएस के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है कि इंट्रोस्पेक्शन का मेथड किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो सेंट ऑगस्टाइन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इनका कहना था कि जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है इंडिविजुअल की स्टडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो स्टार्टिंग में क्या था कि जो अर्ली साइंसी दौर है उसमें विलियम वॉन टिचनर, विलियम जेम्स, उन्होंने जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है उसको एक कंपोनेंट के तौर पर अपनी तजर्बागाह में यूज़ किया था, अपनी लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ किया था। अब स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था बेसिकली विलियम वॉन्ट ने। ये आपने याद रखना है। स्ट्रक्चरलिज्म का अलग से लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो क्या है कि स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म जो कि साइकोलॉजी के बहुत अर्ली, जिसको आप मकातबे फ़िक्र कहते हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं, वो भी स्टडी के लिए ऑब्जर्वेशनल मेथड का ही तरीका यूज़ करते थे बेसिकली। अब आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चल गई है। अब हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं। सबसे पहले तो एडवांटेजेस को देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास एक्सेस टू मेंटल प्रोसेस है फर्स्ट पे, कि इस तरीके से
जो आपका माइंड है उस तक रसाई हासिल हो सकती है। इंट्रोस्पेक्शन के अलावा किसी और तरीके से इंडिविजुअल की फीलिंग्स, उसके जज्बात, उसके एहसासात और उसकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, उसकी मेंटल कंडीशंस का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। दूसरी जो है अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे पास है कि इस तरीके की मदद से जो छोटी सी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें जो क्लाइंट मुब्तला होता है अपनी मुश्किलात और अपनी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से बयान है, जिसके बाद उनका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जानना इजी हो जाता है, उनको डायग्नोस करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। जो थर्ड है उसमें है क्विक एक्शन। क्विक एक्शन का मतलब होता है फौरी इक़दाम करना। अब इस मेथड से इंडिविजुअल के मेंटल प्रोसीजर्स का स्टडी किया जा सकता है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड की रिपोर्ट में हम क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसकी नोयत वाज़ेह हो जाती है और फौरी तौर पर जो क्विक एक्शंस होते हैं हम वो करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सिंपल एंड ईजी। जो इंट्रोस्पेक्शन का मेथड है वो बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा है। हर वो पर्सन जो अल्फाज अदा कर सकता है, जो कम्युनिकेट कर सकता है, जो बोल सकता है, अल्फाज का मफ़हूम कॉन्टेक्स्ट अच्छे तरीके से समझ सकता है, इस तरीके की मदद से अपनी कंडीशंस जो हैं, अपनी कैफियत जो है वो बयान कर सकता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल यानी कि कम खर्च। ये तरीका कम खर्च है। इस तरीके में स्टडी के लिए किसी ख़ास अरेंजमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, किसी ख़ास एहतमाम की ज़रूरत नहीं होती। ये तरीका हर जगह हर वक्त बहुत खुशी से और बहुत जो है इजीली अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि ये कम खर्च होता है, इस पर ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती। नेक्स्ट जो है हमारे पास कन्वीनियंट आ रहा है। अब कन्वीनियंट में क्या होता है कि कम मेहनत तलब। अब स्टडी जो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड बेसिकली इंडिविजुअली तौर पर भी किया जा सकता है। इसमें इंडिविजुअल अपनी कंडीशंस को बयान भी कर सकता है। इस तरीके की मदद से कम वक्त और कम मेहनत हम लोग यूज़ करके ज़्यादा इंडिविजुअल को स्टडी कर सकते हैं। तो ये क्या है, कन्वीनियंट मेथड यानी कि कम मेहनत तलब। अब साइंटिफिक बेस में क्या होता है कि ये तरीका जो है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशनल मेथड के लिए एक बुनियाद फ्राहम कर रहा होता है आपको। सो नेक्स्ट है हमारे पास बेस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। इंट्रोस्पेक्शन मेथड एक्चुअली एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशनल के लिए जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशनल मेथड है उसके लिए बुनियाद फ्राहम करता है, उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी आप कह सकते हैं कि ये उसका स्टोन है, तो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स इस हवाले से आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, उसके लिए बुनियाद फ्राहम कर रहा होता है। क्योंकि जब इंडिविजुअल किसी ख़ास कंडीशन में कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ज़ाहिर करता है तो वो उस बात से अवेयर होता है कि इन जो इंट्रोस्पेक्शन कंडीशंस हैं उसका एक्सटर्नल बिहेवियर किस नौयत का था, किस टाइप का था। हम किसी दूसरे इंडिविजुअल के लिए एक्सटर्नल बिहेवियर का स्टडी करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस किरदार के जो बैकग्राउंड में मोटिव्स हैं, जो ड्राइव्स हैं, वो कौन से हैं। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा होता है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड की वजह से पॉसिबल हो रहा होता है, और आप इसको नाम देते हैं बेस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। ठीक, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं। डिसएडवांटेजेस यानी कि इसकी खामियां या इसके नुकसान। पहले हमने इसके फ़वाइद पढ़े थे, अब हमारे पास है डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल है नॉन साइंटिफिक, यानी कि जो बिहेवियरिस्ट हैं उनका ख्याल है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड में इंडिविजुअल के बयान करने वाले जो मेंटल प्रोसीजर्स हैं उनकी किसी भी ज़रिए से तस्दीक नहीं की जा सकती। हर इंडिविजुअल का अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स को समझने का एक अलग स्टाइल होता है। एक इंडिविजुअल के लिए कोई मसला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, संगीन हो सकता है, जबकि वही जो इंसिडेंट होता है दूसरे इंडिविजुअल के लिए वही मसला मामूली नौयत का भी हो सकता है। लेकिन एक जैसी कंडीशन में हर इंडिविजुअल का इंट्रोस्पेक्शन जो थॉट्स हैं, एहसासात हैं, या आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, ऑब्जर्वेशनल है, वो डिफरेंट होता है। तो नेक्स्ट जो इसमें चीज़ आ रही है चेंज यानी कि तब्दीली, जिसको अब तगय्युर भी बोलते हैं। अब क्या है कि मेंटल प्रोसीजर में एक कंटिन्यूटी पाई जाती है,
ठीक है। और हमारा जो ज़हनी मेंटल एबिलिटीज़ है, ज़हनी कैफ़ियत हैं, हर लम्हा वो बदलती रहती हैं। आप कुछ भी थिंकिंग कर रहे हैं, क्या आप एक ही थिंकिंग पे स्टक हो जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप एक ही थिंकिंग पे स्टक नहीं हो जाते। आप उसके बाद बहुत सारी थिंकिंग अपने माइंड में डेवलप कर रहे होते हैं। कभी कोई थॉट आ रही है, कभी कोई थॉट आ रही है, कभी आपकी मेंटल कंडीशन बदल रही है, कभी चेंज हो रही हैं। हर लम्हा ब लम्हा जो है आपकी मेंटल कंडीशंस बदलती रहती हैं। इसलिए अगर कोई इंडिविजुअल अपनी कैफियत को सही तौर पर भी बयान कर रहा हो तो भी वो तमाम की तमाम जो कंडीशंस है बता नहीं सकता। क्या ऐसा ही है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या अपनी जो मेंटल जो कंडीशंस होती हैं, आप थिंकिंग कर रहे होते हैं, क्या वो सारी की सारी थिंकिंग आप किसी से एक्सप्लेन कर सकते हैं? अब ऐसा होता क्यों है, वो इंडिविजुअल बेसिकली नहीं कर सकते। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इन बयान करने के दौरान भी जो आपके मेंटल प्रोसीजर्स हैं, मेंटल कंडीशंस हैं, वो बदल रही होती हैं। आप थिंकिंग तो कर रहे होते हैं, आपकी थिंकिंग भी बदल रही होती है। किसी को कम्युनिकेट करके उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, तब भी वो चेंज हो रही होती है। सो ये क्या है? ये आपका चेंज है। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेड। लिमिटेड में क्या होता है कि जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, साइकोलॉजी के जो मुफाद कह सकते हैं, लिमिटेशंस हैं, उसके अगेंस्ट हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉन्शियसली अमाल का मुतालिया करता है, स्टडी करता है, और जो आपका सब कॉन्शियस है और अनकॉन्शियस है उसकी कैफियत को गौर व फिक्र में लाता ही नहीं है। ठीक है। किसका स्टडी कर रहा होता है? ये ज़्यादातर कर रहा होता है आपके कॉन्शियसली जो प्रोसीजर्स होते हैं उनका। अब कॉन्शियस क्या होता है? जिससे इंडिविजुअल फौरी तौर पर आगाह हो, अवेयर हो, उसको आप कॉन्शियस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है अब नॉर्मल इंडिविजुअल। अब नॉर्मल इंडिविजुअल में क्या होता है कि अब नॉर्मल इंडिविजुअल क्योंकि अपने जज्बात, अपने एहसासात के इजहार से वो आरी होते हैं। ठीक है। इसलिए इस तरीके से ऐसे इंडिविजुअल को स्टडी नहीं किया जा सकता अब नॉर्मल इंडिविजुअल को। अब नॉर्मल इंडिविजुअल होता कौन है? बेसिकली जो अपनी फीलिंग्स को खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो क्या आप इंट्रोस्पेक्शन मेथड से उसकी ज़हनी कैफियत का पता चला सकते हैं? जो अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पा रहा होता है एक अब नॉर्मल पर्सन कि उसे क्या फ़ील हो रहा है। एक स्किज़ोफ्रेनिया का क्लाइंट है, वो खुद नहीं बता पा रहा कि उसे इशू क्या है, उसे क्या प्रॉब्लम है, वो कौन से मसाइल से गुजर रहा है, वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो क्या वो आपको बताएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है? तो क्या है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड अब नॉर्मल इंडिविजुअल को स्टडी नहीं कर सकता। ये आपका हो गया अब नॉर्मल इंडिविजुअल। नेक्स्ट हमारे पास है चिल्ड्रन स्टडी। चिल्ड्रन स्टडी इंट्रोस्पेक्शन मेथड की मदद से हम बच्चों की जो ज़हनी कैफियत होते हैं उनका भी मुतालिया नहीं कर सकते, हम उनको भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है एनिमल स्टडी। एनिमल स्टडी, एनिमल क्योंकि अपने जज्बात का ज़ुबानी इजहार नहीं कर सकते, इस चीज़ से आप बखूबी आगाह हैं, वो बोल ही नहीं सकते। ठीक है। इसलिए ये जो तरीका है जानवरों को स्टडी करने से भी कासिर है, नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आ रही है अपग्रेडेशन आ रही है, इसको हम देख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अपग्रेडेशन का इस्लाह करना। अब हमने जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं, हमारे पास जो डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं, हम इस्लाह कर लेते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो ये ऐसा पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या है? अपग्रेडेशन बेसिकली जो आपका ऑब्जर्वेशनल मेथड है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, उसके अमल को बहुत फ़ायदेमंद और काबिल अमल बनाने के लिए टिचनर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। किसने? टिचनर ने इंट्रोड्यूस करवाया था बेसिकली। और अब हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ रहा है ट्रेनिंग। अब जो इंडिविजुअल ज़ेर स्टडी है, ज़ेर मुताले है, उसको ज़हनी अमाल कैफियत बयान करने की उसको ट्रेनिंग दी जाए तो क्या होता है कि बेहतर आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं, कॉन्क्लूजन अच्छा मिल जाता है आपको। इसलिए ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। जिस इंडिविजुअल की भी आप स्टडी कर रहे हैं उसको पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए उस कंपोनेंट से रिलेटेड, उस चीज़ से रिलेटेड जिस चीज़ के लिए भी आप उस पर स्टडी करना चाह रहे हैं, पहले उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, तब ही आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे और वैलिड मिलेंगे और रिलायबल मिलेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है रिलायबल सब्जेक्ट। यानी कि अगर
इंट्रोस्पेक्शन मेथड के लिए रिलायबल सब्जेक्ट यानी कि रिलायबल कैंडिडेट्स इनका इंतखाब किया जाए, इनको चूज़ किया जाए, तो भी इनकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो दूर हो सकती हैं। ऐसे इंडिविजुअल जो कोऑपरेट करने वाले हों, रिपोर्ट देते वक्त अपने ऑब्जर्वेशनल इंतहाई एहतियात से बयान करें, अपने एटीट्यूड्स, अपने प्रेजुडिस को इसमें शामिल हरगिज़ ना करें, तो बेहतर और बहुत वैलिड कंक्लूजन्स जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये रिलायबल सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट जो चीज़ है रेपिटेशन आ रही है। रेपिटेशन यानी कि एक्सरसाइज, बार बार तकरार करना, मश्क करना। अगर इस तरीके में एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स इस्तेमाल किए जाएं और उनके ऑब्जर्वेशनल अफेक्ट जो हैं उनका बार बार कंपैरिजन किया जाए, तो क्या होता है कि वैलिड रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं इस बेस पर। फोर्थ जो है वो है रिपोर्ट, यानी कि फौरी रिपोर्ट। जिस कैफियत का, जिस कंडीशन का आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसके बारे में जो रिसर्च है वो फ़ौरन मुरतब कर लेने चाहिए, हक़ाइक़ जो है वो फ़ौरन मुरतब करने चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन हासिल हो सकती है। अब तमाम तर एहतियात के बावजूद रिसर्च गोल्स जो हैं उनके लिए सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन मेथड का तरीका इख्तियार करना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ कोई दूसरा तरीका भी ज़रूर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सो आई होप सो कि आज आपको समझ आया होगा इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपको अगेन गाइड किया जाएगा। इसके अलावा आप डेली बेसिस एक्टिविटीज़ में जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके काउंसलिंग सेशन भी करवा सकते हैं। आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको ये चैनल प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप PPSC, FPSC, NTS, CSS के एग्ज़ाम्स की और अदर एग्ज़ाम्स की 100% कामयाब तैयारी करवाई जाती है, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अच्छा सा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। बेसिकली यही मेरी फ़ी होती है। थैंक यू।